रिश्के जहाँ हाँ हमने दिया तो शजर आबाद हुए। रिश्के जहाँ हमने दिया तो शजर आबाद हुए, और तुम जो आए तो परिंदों को उड़ाने आए। मेरी पैदाइश तो कलकत्ते की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो कलकत्ते में जो सबसे बड़ा प्रेस था अंग्रेजों का, उसमें सुपरवाइजर थे कलकत्ते में। वैसे वालिद मेरे निन्याल और दरजियाल लखनऊ की है, तो मैं वहीं पैदा हुआ कलकत्ते में। और उसके बाद जो कोई 4-5 साल तक हम लखनऊ आते जाते रहे। मुझे कुछ चीजें बचपन की याद है जमाने की। फिर वालिद साहब बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। कलकत्ते से वास्ता खत्म हो गया, लखनऊ रह गया। लखनऊ में मैं 10 साल की उम्र तक रहा। इस अर्से में हुआ ये कि जब वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरी उम्र उस वक्त 5 साल की थी या 6 साल की थी। मैं शायद पहली जमात में मेरा नाम लिखा हुआ था। उस जमाने में लखनऊ में जरूरी था कि प्राइमरी तक हर बच्चे को तालीम दी जाए, और जिस घर में कोई बच्चा ऐसा पाया जाता था कि उसको काम पर लगा दिया गया और तालीम नहीं दी गई, तो उन घर वालों पर मुकदमा चलता था और उनको पनिश किया जाता था। तो मेरा नाम भी स्कूल में लिखा हुआ था। तो मेरा बाप मर गए। हम एक औसत दर्जे के घराने के लोग थे, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि बाप के मरने के बाद भी। तो फिर कुछ इस तरह के हालात सख्त हुए कि लोगों ने कहा कि भाई मैं और मेरा छोटा भाई जो तकरीबन 4 साल का था, इन दोनों को आप, वो तो स्कूल नहीं जाता था, मैं ही जाता था, आप काम पर किसी पर लगाए, मेहनत मजदूरी पर लगाए ताकि घर का। मुझे याद है कि मुझे कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में खड़ा किया गया, मेरे गर्जिश ले गए और वहां उन्होंने जज के सामने कोई कागज पेश किया। उस जज ने मेरी तरफ देखा, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं उसको देख रहा था और देख के उसने दस्तखत कर दिया। मेरा जज वो कागज लेकर आए और मेरी वालिदा को दे दिया। दूसरे दिन जब सुबह मैं स्कूल जाने लगा, तख्ती वगैरह तो तैयार करके, तो मैंने कहा कि नहीं, अब स्कूल नहीं जाएंगे आप, आपका नाम कट चुका है। उन्होंने कहा, मैं बहुत रोया। मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा स्कूल में, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है, नहीं जा सकता। वो यार समझाया उन्होंने, और आ गया मेरे मामू वगैरह से। मुख्तसर ये कि मैं वहां से स्कूल से कट गया और मुझे मोल्डिंग के काम पर बिठाया गया, ढलाई के काम पर, जहां भट्टी जल रही है और उससे शोला निकल रहा है, आगे अंदर उसके घरिया वो है एक, उसके अंदर लोहा या पीतल डाला जाता है, तांबा डाला जाता है और उससे मुख्तलिफ चीजें ढाल के बनाई जाती है, मोल्डिंग के काम। तो मोल्डिंग के काम पर फिर मैं वो भट्टी को उस जमाने में हाथ के पहिए से चलाया जाता था, धौकनी होती थी, वो उसमें शोला निकलता था, उसमें करती थी चीजें बनाते थे लोग। तो मैं काफी दिन हो गए तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा काम नहीं, मेरे अंदर एक। और फिर वो भट्टी जलती थी, पसीना निकलता था और उसी में मैं रोता था, मेरे आंसू उसी में गिरते थे कि नहीं, मेरा काम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बस इस तरह से कुछ और सिलसिले रहे हम साहब और 10 साल गुजर गए। बस एक रात को अचानक मैं
हाँ, इस ज़माने में एक बात और बता दूं अपने शौक की। बहुत सारी बातें हैं। मेरे मामू थे, वो टेनिस कोच थे इलाहाबाद में। उनका एक ही बेटा था, वो इलाहाबाद में रहते थे। तो मैंने किसी तरह उनका पता हासिल किया मामू का अपने, और मैं खामोशी से घर से निकलकर मैं इलाहाबाद पहुंच गया। उस उम्र में 8-9 साल की उम्र में मैंने उनसे कहा कि मामू, मैं यहाँ गया हूँ, मेरा नाम कटवा दिए, मेरा जी चाहता, मैं ये काम न करूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरा कीजिए कि मेरा नाम स्कूल में लिखवा दीजिए, मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँगा, मगर मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अम्मा को टेलीफोन किया किसी तरह। दूसरे तीसरे दिन मेरी वालदा वहाँ पहुँच गई और मुझे दोबारा वहाँ से दिए। जब आई तो एक आध बरस इसी तरह और गुजर गया। बस एक रात को मैं उठा हूँ, मई का महीना था और 1950 रात को मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं, मुसलमानों का मुल्क है, तो वहां मैं कोई मेरे लिए हालात बेहतर होंगे, मैं कोई काम सीख लूंगा, कंपोजिंग सीख लूंगा, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके फिर मैं पढ़ने के हालात पैदा करूंगा। मैंने वालदा से कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। कि मुझे क्या मालूम कि पाकिस्तान क्या है, क्या होता है। वो परेशान हो गए कि इसको 9-10 साल की उम्र। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरा जी कहता है, मेरे अंदर से कोई आवाज है कि मैं कहती है कि यहाँ से चले जाओ तो वहां कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं खुद चला जाऊंगा, अकेला चला जाऊंगा, जैसे मैं मामू के पास इलाहाबाद चला गया। घबरा के कहा कि नहीं, मामू चले हुआ। एक मामू मेरे बड़े वहां थे, कहा कि नहीं भाई, चला जाएगा, तुम रोगी जिंदगी भर के लिए, फिर बेहतर। तो इस तरह से वो सन 50 में यहाँ मेरे फूफी साहब भाई थे, वो आउट करके रेलवे में आए हुए थे यहाँ लाहौर में से। तो हम लोगों ने वहां से 8 दिन में हम यहाँ पहुंचे लाहौर में। लाहौर में आने के बाद भी हालात जाहिर है कुछ अच्छे नहीं हुए कि हमें, हमारे एक भाई थे खालाजाद मोहम्मद अहमद, वो हमारे साथ रहते थे। उन्होंने कुछ मेहनत मजदूरी शुरू की। मैं तो इस ख्याल में था, मुझसे भी कहा गया कि आपको, मैंने कहा मैंने ऐसी कोई मजदूरी नहीं करूंगा जो पैसे से दे। मैं सोचा हूँ क्या करना। फिर मैंने प्रेस में कंपोजिंग शुरू की जाके। पहले वहां सीखना पड़ता, कुछ दिन करा तो मुझे कुछ पैसे वहां से मिलने लगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं इन पैसों में अपनी तालीम का कुछ बंदोबस्त करूंगा। बस वो फिर कुछ ऐसे ही हुआ कि थोड़े दिन के बाद मैं इतने पैसे कमाने लगा कि मैं वहां कोचिंग सेंटर की फीस अदा कर सकूं, जितने भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी उस जमाने में, सन 50 में। तो मैंने 8वीं से वहां से शुरू किया। 8वीं से, पहली जमात से छोड़ के। उस वक्त सिर्फ मुझे हाथों की पहचान थी और गिनती मुझे आ गई थी वहां से। लेकिन मैंने 8वीं से यहाँ, मैंने कहा कि 8वीं की किताबें ला के मैंने पढ़ना शुरू की। तो खैर वो प्राइवेट इम्तिहान 8वीं का दिया, 9वीं का दिया, फिर मैट्रिक मैंने प्राइवेट वहां से कर दी। इस तरह से ये मेरी तालीम का लाहौर तक से चला। और बस ये जब मैं मैट्रिक कर दिया तो मेरी वालदा और मेरा छोटा भाई जो था वो कराची आ गए थे। ये 65 की बात है। इसमें तकरीबन 12 साल 13 साल लग गए। मैं अकेला वहां था। मैं वहां अकेला था, वहां कोई नहीं था इस तरह का जो मुझे सपोर्ट करता। तो मैं लोहारी दरवाजा जो था उसके अंदर दुकानें थी, उस दुकान के पटरे पर रात को सोता था और सुबह उस दरी को, तकिए को लपेट कर, एक जानने वाला था उसके यहाँ रख के मस्जिद में जाके मुंह हाथ धोता था और 2 आने या 3 आने में नहारी और रोटी खाता था और प्रेस चला जाता था। इस तरह करता रहा और इस तरह ये मैंने 8वीं 9वीं और 10वीं वहां से प्राइवेट पास की।
पास हो गई तो फिर मैंने चाहा कि मैं आगे भी पढ़ूं। आगे हालात सख्त थे तो जाहिर कराची आना पड़ा। कराची आया तो फिर यहाँ कुछ बेहतर थे हालात। मैंने फिर यहाँ आकर इंटर किया, बीए किया, एमए किया। पहले मैंने प्राइमरी में पढ़ाया, फिर सेकेंडरी में पढ़ाया, फिर कॉलेज में, और फिर मुझे यूनिवर्सिटी के ऑफर थे जो मैंने कबूल नहीं कर सका। इस तरह से ये इब्तिदाई गोया खाका मेरी जिंदगी का। लाहौर में ही मैंने शायरी शुरू कर दी। लाहौर ही से मैंने पहले लाहौर में शेर लिखा। और अगर आप ये कहें कि हुस्न या खूबसूरती या जज्बों को किस तरह समझा जा सकता है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत मैं उस जमाने में फिर समझने लगा था। इंशाल्लाह की उम्र मेरी 12-13 साल की अभी हो रही थी, समझने लगा था और शायरी शुरू की। पहला शेर भी वही लिखा और पहला मुशायरा मैंने शाही किले में पढ़ा, एहसान दानिश की सदारत पे। एहसान दानिश उस वक्त के बहुत मशहूर शायर पढ़ा और उसके बाद में कुछ 3 सिलसिला चलता रहा। फिर मैं कराची आ गया तो यहाँ आके दूसरी दुनिया मुझ पर खुली और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। अदबी शख्सियात तो उस जमाने में यकीनन थी, इसका मैंने जिक्र किया मेरे इंटरव्यूज में, सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन चूंकि मैं इतना अकेला था और इतना बेयारो मददगार था कि मैं लोगों से ज्यादा राब्ता पैदा नहीं कर सका। लेकिन मुझे इतना याद है कि उस जमाने में नासिर काज़मी और फैज अहमद फैज और साहिर होशियारपुरी एक शख्स था, बहुत तरन्नुम उसका अच्छा था, जिनको अक्सर मैं मुशायरों में देखता था। वहाँ देखता था मैं और देखता था बड़ा। लेकिन मेरा राब्ता किसी बड़े आदमी से वहाँ उस जमाने के नहीं हो सका। अलबत्ता यह हुआ कि चूंकि मैंने मैट्रिक के बाद फिर मैं ओरिएंटल कॉलेज चला गया था, जिसका जिक्र मैंने मेरे नहीं किया अभी। तो 2 साल मैंने ओरिएंटल कॉलेज में लगाया। वहाँ मेरे उस्तादों में डॉक्टर अब्दुल्ला, कय्यूम नजर, इबादत बरेलवी और वक़ार अजीम जैसे लोग थे। उबैदुल्लाह सिद्दीकी वहीं थे पहले, वहां से फिर इनको यहाँ जब यूनिवर्सिटी हुई तो बुलाया गया था मेरे सामने हुई। मेरे तालिब इल्मों में, मेरे साथियों में हबीब जालिब थे, उस जमाने में हबीब जालिब मेरे साथ थे। और मेरे साथ जिसने शायरी शुरू की मुजफ्फर वारस की, जो उनकी डेथ हो गई, बहुत नाक थे, बहुत बड़े शायर। ये हमने एक साथ ही मुशायरों में जाना। वो तरन्नुम उनका अच्छा था, शुरू इब्तिदाई से उनको किया। और मैं जाहिर है कि इन सब चीज़ों से ज़रा अभी बहुत कम था, तो मगर शुरू हमने अच्छी किया था। तो इस तरह से कोई ख़ास मेरा वहाँ उस ज़माने में कोई ना इमेज बन सका ना कुछ, बस ये कोशिश में था मैं कि किसी तरह से कोई मेरे हाथ में कोई इल्म आ जाए। पढ़ने को मैंने पहली किताब जो पढ़ी वो आब हयात अबू आज़ाद की, और पहली शायरी की किताब मैंने जो पढ़ी वो साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ पढ़ी। वो इन्हीं दोनों ने मुझे मुतासिर किया और लोग कहते हैं कि इन्हीं दोनों के असरात तुम पर अब तक तुम्हारी तहरीर में, तुम्हारी शायरी में चले आते। आकर फिर दूसरे मसले शुरू हुए। समझ मैं आया और यहाँ तालीम का सिलसिला मैंने चाहा कि मैं इंटर करूँ। उसके लिए ज़रूरी था कि मैं कोई ऐसा सिलसिला पैदा करूँ जिससे, तो मैंने सबसे पहले पीटीसी कर सकता था मैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है स्कूल की, मैट्रिक के लोग पढ़ा सकते हैं, उस पीटीसी का कोर्स किया 1 साल लगाकर, और उसमें मैं कामयाब हुआ। तो फिर मुझे एक जगह, एक बड़ा स्कूल था, उसमें मुझे 200 लोगों में 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उसमें एक मैं भी था। ये
स्कूल जो था शहीद मिन्नत रोड पर था और पंजाबी सौदागरान का स्कूल था, इसमें मैं सेलेक्ट हुआ, वहाँ शुरू किया। जब वहाँ शुरू हो गया, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, तो उस सिलसिले में फिर मैंने पढ़ना भी शुरू किया। इसी यही जमाना था कि अचानक कुछ इस तरह हुआ कि शहनाज की वालदा से मेरी मुलाकात हुई, और उनसे जब मिला तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात में है। उनकी 4 बेटियां शौहर मर चुके, बीमार हो जाती हैं। एक तवील कहानी है ये संबंध पूरा, मैं बहुत प्रसार से बहरहाल वो फिर किसी तरह ऐसा हुआ कि उनकी वालदा के कहने पर मेरा पहला ख्याल था कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी रूहानियत को बहुत अहमियत देता था, और इसके कई वाक़े हो चुके हैं जिसका जिक्र अभी इस गुफ्तगू में इस तरह से नहीं, और कहीं मौजूद है बहुत सारे। रूहानियत, मैं समझता था मैं एक रूहानी शख्स हूँ, और मैं अगर औरत मिले मुझे या औरत मैं औरत को मिलूँ तो मेरी रूहानियत, मेरी कुव्वत चली जाएगी और मैं फिर कुछ और बन जाऊंगा। तो ये खौफ था मेरे अंदर, ये ख्याल था, तो मैंने शादी नहीं की। लेकिन वो मैंने उनको देखा तो कुछ इस तरह का ख्याल पैदा हुआ कि उनकी बेटी बड़ी शहनाज, उस जमाने में 8वीं में पढ़ते थे, बस उनसे शादी हो गई। फिर शादी हो गई उसी हालत, उनकी वालदा बीमार थी। फिर जब शादी हो गई तो मैं नौकरी तो प्राइमरी में पढ़ा तो रहा था, वो घर आ गई मेरे शहनाज, और हमने शादी के बाद उनको 9वीं का इम्तिहान दिलवाया ले जाके, और 10वीं का जब इम्तिहान देने वो गई है तो उनकी पेट में, उनकी गोद में पहला बच्चा अशर नाम का, जो मेरा जिसकी 5 साल में डेथ हो गई, उसको मैं दे कर दिया। तो मैट्रिक उनको करवाया और मैंने इंटर किया, और वहीं बैठकर फिर बीए किया, और फिर एमए में। आपको शायद ताज्जुब तो होगा क्योंकि बात बड़ी अजीब है, मैं कर रहा हूं। देखिए, वो बच्चा जो पहली जमात से जिसका नाम काटा गया, वो मुसलसल प्राइवेट किसी तरह गिर रहा है, दौड़ रहा है, गिर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, और कहाँ पहुंचता है। जब बीए मैंने प्राइवेट कर दिया तो एमए में मेरा ये था कि स्कूल में मैं था, तो मैंने कहा कि मैं कोई सिलसिला बनाकर मैं इसको रेगुलर करना चाहता हूँ एमए को। मैंने इसको बना दिया, सबसे बन गया। तो जो मेरी पहली रेगुलर क्लास है वो एमए है। पहली के बाद जब पहली से नाम काटा गया, उसके बाद रेगुलर जो मैं पढ़ना शुरू किया है वो एमए है, जहां मैंने 2 साल गुजारे और मैंने वहां फर्स्ट क्लास में हासिल की। ये बातें ऐसा लगता है कि किसी आम रास्ते की, आम जिंदगी की बातें मुझे नहीं लगती, मेरी खुद अपनी सोचता हूँ। मिसाल के तौर पर बस चीजों पर अजीब हंसी आती है मुझे कि जब मैं मैट्रिक कर रहा था लाहौर में, और एक ग्राउंड में बैठ के पढ़ता था और शाही मस्जिद में जाके पढ़ता था, उनके दरों में बैठकर, वहां से हवा आती थी, गर्मी होती थी, हवा में बैठ के पढ़ता था फुर्सत के वक्त जाकर। वहां सोचता था कि मैं पहले प्राइमरी में पढ़ाऊंगा, फिर सेकेंडरी में पढ़ाऊंगा, फिर कॉलेज में पढ़ाऊंगा, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। यानी जो मुझे प्राइमरी की जॉब मिली है, जो जगह मिली थी, उससे पहले तकरीबन ये जो मेरी सोच है, जो मैं सोच रहा हूं, ये इसमें दरमियान जो फासला है वो 10 वर्ष से भी ज्यादा का फासला है दरमियान को। लेकिन आप देखिए, अजीब बात है कि बिल्कुल यही हुआ कि 1 साल मैंने सिर्फ प्राइमरी में पढ़ाया, 10 साल मैंने सेकेंडरी में पढ़ाया, और फिर 25 साल में कॉलेज में पढ़ाया। उसी तरह हो गया जिस तरह उस वक्त सोचता था, ना बैठ के मैं, हालात और वक्त मुझे बिल्कुल उसी तरह ले गए, और वही करवाया हालात और वक्त ने मुझसे
जो मैं उस वक्त सोचा करता था। इसी तरह बहुत सारी चीजें जिनको मैंने बहुत पहले सोचा वो बाद में हुई, और कई बातें ऐसी जो नहीं भी हो सकी, लेकिन ये कि सोचने की और ख्याल करने की, क्योंकि मैं बचपन में पतंग बहुत उड़ाता था और बहुत बड़ा उसका माहिर माना जाता था। बड़े बड़े लोग डरते थे मुझसे, लखनऊ में लड़ाते हुए नवाब के बेटे, इसे मतलब आना ये तो किसी को छोटे ही काट देता है सबके, बहुत मुझसे डरते थे लोग बचपन से। तो मुझे पतंग उड़ाता था तो उसने एक अजीब मेरे अंदर एक, मैं अब सोचता हूँ क्या, एक उसने मेरे अंदर एक इमेजिनेशन, जो ख्याल की कुव्वत है उसको बहुत तेज किया। क्योंकि पतंग जाके फजा में जाती है और वहां कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा, वहां तो सिर्फ डोर का अंदाजा करना होता कि इस पतंग की डोर कहाँ पर है और मुझे किस तरह इसको काटना है। तो मैं आदमी यहाँ नहीं होता, बल्कि वो वहां पहुंचकर पतंगों के दरमियान होता है। तो इस तरह से ख्याल जो है मेरा, वो हमेशा से चीजों को मुतसव्विर करने लगा बचपन से। मैं अक्सर, मुझे मालूम याद है कि मैं चांदनी रात में बैठ कर पतंग उड़ रही है, पतंग लखनऊ में उड़ाते और मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और पतंग है और मैं सोच रहा हूँ ये कोई दूसरी नहीं है यहाँ करीब में, सिर्फ मेरी पतंग उड़ रही है और मैं वहां। तो इस तरह से ख्याल की कुव्वत उसने पैदा की। उसने वो फिर इतना डेवलप हुई कि वो मेरी शायरी का हिस्सा बनी। मेरी शायरी को लोगों ने इमेजेस की शायरी कहा, अलामत की शायरी इसीलिए कहा। और आप भी देखेंगे इसमें, और अभी 2-4 शेर सुनाऊंगा आपको चलते वक्त, तो आप देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि राजेश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो इमेजेस जो थी मेरे, वो मेरा वजूद का गोया के हिस्सा बनती चली गई। अब ये है कि मर्ज कीजिए, मैंने 94 में उम्रा किया, 94 में मैंने उम्रा किया। तो मुझे बिल्कुल, मैं आंखें बंद करता हूँ और देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं मौजूद हूँ और मैं तवाफ कर रहा हूँ। यानी मुझे कोई रुकावट नहीं लगती, वो ऐसा लगता है मुझे कोई रुकावट नहीं है उन दरमियान लोगों के, मैं चल रहा हूँ। मेरी इमेजिनेशन को अल्लाह ने और उस डेवलपमेंट ने इतना ऐसा बना दिया कि मैं उन चीजों को जो मेरे दरमियान रही हैं कभी, उनको मैं जिंदा और आवाजों के साथ मैं अब भी सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो ये एक चीज आ गई मेरी जाहिर शायरी में। तनकीद में मेरे ये आई कि तनकीद को जो लोगों ने कहा कि इसमें जो इन्होंने नस्ल लिखी, वो कमाल ये है कि ये जब लोगों को पढ़ते हैं तो ये खुद नहीं रहते, बल्कि जो कुछ उसमें है वो सब कुछ इनके पास खुद आ जाता और इनसे मालूम होता है कि इनके चारों तरफ वो चीजें, वो एहसास, वो ख्वाब, वो ख्याल या वो दुख खड़े हो जाते और जाहिर साहब उसको लिखते चले जाते हैं। तो ये भी जाहिर है कि वही इमेजिनेशन है जो दुख के साथ पैदा हो, खुशी के साथ पैदा हो और तस्वीरें उसकी बन जाती। बहुत बड़ा हमारा मुसव्विर है इकबाल मिर्जी, आप जानते हैं, उसने तकरीर की थी मेरे बारे में आर्ट्स काउंसिल में। बहुत सी बात, उसका मजमून भी मुझ पर मौजूद है। उसकी कुछ, उसका फिक्रा ये था, पहले जो कहता था वो, तभी मैंने उसको बुलाया था कि जाजी भाई आपकी जो शेर सुनता हूं मैं शायरी, तो ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ तस्वीरें खड़ी हो गई हैं और आपके हर शेर की तस्वीरें बना सकता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो मैंने कहा अच्छा आइए, आपकी मेरी तकरीब हो रही किताब की, आपको जो बोले थे बहुत जबरदस्त बोले, मजमून की शक्ल में मौजूद है। तो कहते तो ऐसा लगता है कि हर शेर में जाजी भाई के एक तस्वीर उतर आती है, कोई शेर बगैर तस्वीर के उनके होता है। तो ये मैं वही ख्याल बता रहा हूँ जो बचपन वहां से डेवलप हुआ है मेरा। ये संबंध अब तक है, जिन चीजों को मैं देख चुका हूँ या अभी भी देख रहा हूँ, वो सब उसी तरह से तरोताजा जब मैं चाहता हूँ मेरे सामने। अच्छा ये बताइए कि आपका असल नाम जो है वो क्या है और कैसे जाजिब कब जो है ना जी,
मेरे दादा हयात थे, मुझे याद है पठान थे। मेरी माँ भी पठान थी और उनके बाप दादा जो थे उनके जफर, बादशाह जफर जो हमारा आखिरी ताजदार, उसके लश्करियों में शरीक थे, घुड़सवार थे लश्करियों में थे। मेरी वालदा पठान थी, मेरे दादा भी पठान थे, लेकिन ये एक तरह से गरीब लोग थे। यानी माली हैसियत में अगर देखा जाए, जैसे आज हम देखते हैं इस तरह की कोई चीज, बहुत गुर्बत में और अपने अंदर रहकर सुकून से जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। तो उन्होंने मेरा नाम, मेरे अब्बा को, मेरे वालिद को मोहम्मद अफजल, बड़े बेटे थे उनके दादा के, मेरे बहुत चाहते थे। तो मुझे भी जाहिर उस हवाले से चाहते थे बहुत वो। तो मैं छोटे था, मेरा नाम वही मेरी माँ ने बताया, मेरी वालदा ने बताया कि दादा ने रखा था। तो उन्होंने मोहम्मद साबिर हुसैन नाम रखा था, जैसे उस जमाने में लखनऊ के नाम मोहम्मद और हुसैन को मिला के रखे जाते थे, तो उसी हिसाब से उन्होंने रखा था। और छोटे भाई का नाम मोहम्मद शाकिर हुसैन रखा था उन्होंने, डेथ हो गई उनकी। तो मेरा नाम तो दादा ने साबिर रखा। ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये चलता रहा। कि जब मैंने शेर में लिखना शुरू किए तो मैंने कहा भाई शायरों का तखद्दुस भी होता है, तो ये साबिर आबिर मुझे नाम अच्छा नहीं लगता तखद्दुस में शायरी का, कुछ और होना चाहिए। तो मुझे ख्याल नहीं पड़ता, कुछ ऐसा अजीब सा एक नाम रखा पहले, थोड़े दिन तक वो चला, फिर मैंने कहा नहीं ये भी अच्छी करें। फिर मुझे अचानक किसी दिन ख्याल आया कि मैं जाजिब रखूं, तो जाजिब अफजल पहले मैंने रखा बाप के साथ। लेकिन हुआ ये कि जब मुझे यूनिवर्सिटी से इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ और इन्होंने एक बड़ा करम किया मुझ पर, वो ये कि मैं स्कूल में था, स्कूल में रेगुलर नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं कैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। इनको किसी साहब ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी, बिल्कुल इम्तिहान सर पर था फाइनल, कि साबिर साहब यहाँ नौकरी करते हैं, इनको रोका जाए इम्तिहान से। उन्होंने बुलाया हमें, हम गए, हमने बताया ये सुविधा, ठीक है जाओ। उन्होंने लिखा कि वो मेरा तालिब इल्म है 2 साल से, ठीक है, मुझे नहीं मालूम आप क्या नौकरी करता है या नहीं करता है, अगर निकालना है तो आप निकाल दें, मैं उसे नहीं दिखा सकता, ना रोक सकता। वो मैंने फाइनल का इम्तिहान हुआ और वो हम उसमें निकल गए, इस तरह वो भी बच गया। तो इश्तियाक साहब का ये काम जो था मेरे दिल पे ऐसा लगा, और उनकी अहमियत भी बहुत बड़ा हिस्टोरियन हमारा, तो मैंने उसको अफजल निकाल के वालिद साहब का नाम कुरैशी इश्तियाक साहब की वजह से फिर जाजिब कुरैशी, उस वक्त से लेकर यानी 78 से लेकर अब तक ये जाजिब कुरैशी। और ये भी आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे अमेरिका में, पूरे यूके में और पूरे अरब अमारात में एक ही जाजिब कुरैशी 50 साल से है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा नाम नहीं है जाजिब। जाजिब का कोई नाम नहीं है, जाजिब अगर है भी स्ट्रीट जाजिब ये वो, तो जाजिब एक ही है, जहां भी होगा वो एक ही जाजिब 50 साल से दिखा जा रहा है। फसादात तो पाकिस्तान बनने के बाद हुए, मैं तो ये पहले की बात कर रहा हूँ आपको, 44, 45, 46 की बात कर रहा हूँ। मैं तो चला आया था, फिर मैंने बताया वालिद साहब की डेथ हुई, फिर मैं चला आया 40 के बाद। लेकिन मुझे कुछ चीजें वहां की याद हैं जो मैंने इंटरव्यूज में अपने दिखाई। मेरे यहाँ जो एक मुलाजिम था, गुलाम अली नाम था उसका, वो हमें हर रोज शाम को, मेरी वालदा कपड़े अपने हमारे मुंह धुलाती, कपड़े न पहनाती, और वो हमें शाम को मैदान में ले जाया करता था, मुझे छोटे भाई को मेरे।
ये वो मैदान था कि जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे ताड़ के दरख्त थे और बड़ा सब्जा था वहाँ। और उसी रोड के दूसरे तरफ से मेरे वालिद साहब और मेरे भाई ऑफिसर वगैरह जो थे, जो प्रेस में थे, मेरे वालिद भी प्रेस में थे, वो उधर से आते थे और मुझे वहां से गोद में उठाते थे। वहां जाके हम एक सड़क पर खड़े हो जाते थे, वो वहां ले जाके मुझे खड़ा कर देता था। तो जब मैं चलता था तो मैं नीचे नहीं देखता था, मैं उन दरख्तों को जो बहुत ऊंचे ऊंचे, मैं उन्हें देखता था। तो वो बार बार मेरा हाथ पकड़ता और कहता भैया गिर जाएगा, ऊपर मत देख, नीचे देख। मैं उसका हाथ छोड़ के फिर ऊपर देखने लगता। तो मैंने ऊपर देखना नहीं छोड़ा और वो कहता रहा कि भैया गिर जाएगा, नीचे देख के चल। मैं कभी नीचे देख के नहीं चला। एक वाकया बड़ा जबरदस्त है, वो भी आपका सारी कहानी मेरी अजीब है, इसलिए अजीब कहता हूँ कि ये मैं खुद अब सोचता हूँ ये नॉर्मल कोई चीज मुझे लगती नहीं। मतलब कलकत्ता 45 का कलकत्ता, सड़क चल रही है, इस पार मैं खड़ा हूँ, उधर से मेरे वालिद आते हैं और वो आकर फिर मुझे यहाँ गोद में उठाते हैं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन कि वो आ गए थे, करीबी थे सड़क के। तो मैंने उसके हाथ छुड़ाकर, वो पकड़े रहता था मुझे, हाथ छुड़ाकर गुलाम अली का मैं उस सड़क के ऊपर भाग गया। अब कलकत्ते की सड़क आप कीजिए कि वहां है भी ट्रैफिक और वो आ रहा है जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे किस तरह उस तरफ पहुंच गया, उसके अब्बा के पास पहुंच गया। जब मैं पहुंच गया, किस तरह पहुंचा, मुझे मेरे वालिद ने मुझे उठाया, मेरे मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा और फिर बहुत मुझे प्यार किया। मेरे भाइयों ने उनसे ले लिया और घर जब मैं आया तो मुझे बैठकर बहुत समझाया किस तरह नहीं करते हैं, देखो इतनी गाड़ियां थी, पता नहीं तुम कैसे गाड़ियों के अंदर से कैसे चले गए। तो उसने बताया, गुलाम अली ने, कि भाई इत्तेफाक की बात है कि उस लम्हे कोई गाड़ी नहीं आई, रास्ता खुला मिल गया तुमको, वरना वो तो ट्रैफिक इतना रशी होता है कि कोई भी चीज होती तो उड़ा देती है आपको बीच सड़क के ऊपर। मगर वो एक लम्हा ऐसा था तुम्हारे क्रॉस करने का कि कोई गाड़ी आई नहीं उस वक्त, इस नंबर से। अब बाबा को ये बताया, उन्होंने ये देखा। तो ये एक वाकया भी उस जमाने का, बचपन का, मुझे कलकत्ते का याद है। बस इतना है और मुझे कुछ ज्यादा वहां की बातें याद नहीं है, क्योंकि वहां रहने ही नहीं हुआ। 5 साल की उम्र में तो हम फिर वालिद साहब की डेथ हो गई, चले आए। मेरे घर में जो लोग थे वो 3 भाई तो हम थे और मेरी वालिदा ने अपनी 2 बहनों के, एक बहन का बेटा और एक बहन की 2 बेटियों को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वो दोनों मर गई थी, दोनों खालाएं मर रही थी। तो मरते वक्त वो, मेरी वालिदा के हालात उस वक्त ठीक थे, बाजिंदा थे, तो उन्होंने हवाले कर दिया था। तो गोया 3 हम थे, हम और 3 ये खालाओं के बेटे थे। तो 6 अफराद थे हम और एक मेरी वालिदा थी। जाहिर है कि ये लखनऊ में भी इस पर मुश्किल थी, मगर वहां चूंकि हम काम करने लगे थे, पैसा मिलने लगा था, तो वहां अटक गया, वहां बात चल गई। लेकिन वहां चूंकि मैं जो भागा वहां से पैसे की वजह से नहीं भागा था, पैसा तो मुझे मिलने लगा था, काम करने लगा था, मैं वहां बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन मैं भागा इसलिए था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा नाम पहली जमात में काटा गया, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, इस बात पर। तो ये मसला पाकिस्तान आकर भी हुआ। लेकिन मेरे मोहम्मद अहमद भाई और छोटा, इन्होंने कुछ काम वाम शुरू कर दिया। मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। कंपोजिंग प्रेस में की, वहां से कुछ पैसे मिलते थे, उनको जमा करके किताबें और अपना प्रेस का और अपना
इधर का वहाँ उसका कोचिंग सेंटर का जो मामूली होता था, देखो इस तरह से 8वीं 9वीं 10वीं मार्च। हाँ, एक आध ऐसी ख्वाहिश थी, मगर उस ख्वाहिश का पूरा न होना बाद में मालूम हुआ कि मेरे लिए बेहतर था। ये भी एक अजीब बात है। वो एक कहानी है, फिर लंबी कहानी है। उस वक्त फिर किसी ऐसे मौके पर अगर आप इस तरह का शुरू से सवाल कोई बना के रखते कि आपकी जिंदगी के जो ऐसी चीजें हैं जो उमूमी हदों से निकली हुई है, तो फिर वो सारी चीजों का तस्करा मैं धीरे धीरे बचपन से लेकर करता चला जाता। लेकिन ये एक बहुत मुख्तसर बता दूं एक बात, ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो नहीं हुई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि बहुत अच्छा हुआ नहीं हुई। जब मैं लाहौर आ गया हूँ तो मेरे जो फूफीजाद भाई थे बताया कि प्रेस में थे, मुगलपुरा में बहुत बड़ा प्रेस गवर्नमेंट का, उसमें एक जगह निकली कंपोजिटर की, और मैं चूंकि ये कर रहा था तो मैंने भाइयों से कहा कि मुझे आप यहाँ रखा दें, अपने यहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये होगी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रेल पर पूरे पाकिस्तान का और जहां जहां भी रेल जाती है मैं सफर करूं। सफर की ख्वाहिश थी, मतलब उस सफर की बुनियाद पर मैंने कहा मुझे टिकट फ्री मिलता था वहां से। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम इंटरव्यू वगैरह दो, और वो उसका होता सारा इंटरव्यू होता है, फिर उसका प्रैक्टिस उन्होंने सब कराया। वो मालूम हुआ कि बहुत दौड़ा, मैं पैदल दौड़ता था तो चप्पल पहनता था, मेरे पाँव में मन छाले पड़ गए, इतना पैदल जाता था, पैसे इतने नहीं होते थे कि मैं बस कराया। जब जिस दिन वो लगना था उस दिन बताया कि भाई वो आज रिजल्ट जो है तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है। रात तक ये था कि तुम्हारा नाम सेलेक्ट हो गया है, 3-4 लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, तुम्हारा नाम आ गया। अब जो मैंने सुबह जाके देखा तो मेरा नाम गायब था कोई और। मैं देखता था। अब देख के बाद जब मैं वापस हुआ हूं तो मुझसे चला नहीं जाता था, पैर मेरे फूले हुए सूचे से। मैं मामू के उस दिन मेरे मामू कोच जो थे उनके पास उस जमाने में रहता था थोड़े अरसे के लिए। तो उन्होंने वालदा को टेलीफोन किया कि भाई ये हालत इसके पैरों की है और ना ये कोई इलाज कर रहा है ना कुछ। तो वो बेचारी आई वालदा मेरी, फिर उन्होंने रेशम जला के, मुझे याद है, रेशमी टुकड़े मांग के जलाए और मेरे जख्मों में भरा, तो वो उससे हफ्ता 1.5 हफ्ते में जख्म जाके मेरे मरे थे। उसका दुख मुझे बहुत हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं कहता हूँ कि वो पहला दुख था जो मुझे लगा कि आदमी कुछ नहीं है, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होना। ये मुझे एहसास उस वक्त हुआ कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। क्या करते थे, मजबूर हो गया फिर वही अपना काम। जब मैंने दोबारा से इस पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा ना तो मालूम हुआ कि अगर मैं उस कंपोजिटर के काम पर लग जाता तो ये दुनिया जो मेरी अब बनी है कुछ नहीं। वो कंपोजिंग कर रहा होता, प्रेस में होता, बस तक होता। ये लिखना पढ़ना, ये जो कुछ भी मेरा कैरियर जिसमें पूरी जिंदगी इस वक्त मेरी खड़ी है, ये कुछ भी ना होता। तो उस दुख ने मुझे कितना बड़ा बांटा। इसलिए मैं दुखों को बहुत अहमियत देता हूं, पहले भी देता था। दुख को मैं समझता हूं, दुख आदमी के अंदर बड़ाई भी पैदा करता है, कुव्वत भी देता है और उसको बेखौफ भी बनाता है। अगर दुख सच्चा है और सच्चे दुख को मानना, मैंने देखा कि मेरे दुख अपने हुनर तक पहुंचे। मेरा शेर है, मेरे दुख अपने हुनर तक पहुंचे, तेरी तस्वीर बना दी मैंने।
तो दुख को मैं अब इसलिए अहमियत देता हूं कि दुख ही ऐसी चीज है। फिर बहुत शेर मैंने दुख पर लिखे। पहले परछाइयों ने डराया मुझे, पहले परछाइयों ने डराया मुझे, फिर मेरा दुख मेरा हौसला बन गया। तो दुख पर मैंने दुख को फिर इस तरह से समझा कि असल में दुख इंसानी को बुनियादी कुव्वत की अलामत है, लेकिन दुख को दुख की तरह समझो और मानो उसको, उसको अहमियत के साथ तस्लीम करो दुख को। तो इस तरह से वो दुख जो इतना था कि मेरे पांव छालों से भरे थे और मैंने सोचा था किस तरह मेरा ख्वाब टूटा था, और अगर वो पूरा हो जाता तो मैं कंपोजिटर होता। आज आप और मैं कहाँ मिल रहे होते। जी, रूहानियत का ये है कि मैं जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ 5-6 साल का था मैं, उस वक्त से मुझे एक अजीब, उसी वक्त से जब मैंने उनकी मैयत को पलंग पर पड़ा हुआ देखा, बेसाकित हो आकर देखा, उस वक्त से मुझे एक अंदर मेरे ये हुआ कि ये मर गए, जैसे लोग मर जाते हैं, अब ये नहीं आएंगे, तो क्या मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा? मैं भी नहीं आऊंगा। तो फिर मैं जब तक हूं मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मगर ये ख्याल उसी वक्त मेरे अंदर पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे जब डेवलप हुआ, इसका डेवलपमेंट, तो जाहिर है कि इसने मुझे आगे बढ़ाया। फिर मैं कुछ दिनों के लिए नमाज रोजा वगैरह करने लगा, और लखनऊ में गोमती के किनारे एक मस्जिद है जिसे जिन्नातों की मस्जिद कहते हैं। बहुत ऊंचे पर है, बहुत सी सीढ़ियां चढ़ के जाए, बहुत बुलंदी पर बनाई है गोमती के किनारे। मैं एक रात ऐसा हुआ, सब रात में लोग बहुत जमा होते हैं वहां गोमती के किनारे, मैं भी गया। चांदनी रात थी, बड़ी हल्की चांदनी थी। मैं निकल गया तो मैंने देखा कि पूरी मस्जिद भरी हुई है, सफेद कपड़ों के लोग हैं सारे, यहाँ से वहां तक भरी हुई, आखिर तक जगह नहीं है, सीढ़ी पर तक जगह नहीं है। मैं खड़ा हो गया सीढ़ियों पर, कोई आदमी जाएगा निकल के, तो मैं खड़ा हूं। उसके बाद से मैं क्या देखता हूँ कि चंद लम्हों के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ जगह है, मौजूद है, मैं आगे तो बढ़ूं। जब मैं आगे बढ़ा तो बिल्कुल आखिरी सफ में छोटी सी जगह खाली पड़ी थी। मैं वहां खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर मैंने नफिल पढ़े, नमाज पढ़े, पढ़ता रहा काफी देर तक पढ़ी, और दुआ क्या मांगी याद नहीं मुझे, मगर मैं नफिल पढ़ता। उसके बाद जब मैं वहां से उतरा हूँ और आया, मुझमें कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं हुई, कोई ऐसी बात भी नहीं, लेकिन फिर मैं सोचता रहा कि ये जो हमारे दरवेश होते हैं, बड़े बड़े फकीर हैं, और मीना साहब का मज़ार है लखनऊ में, बहुत मशहूर बुजुर्ग है मीना साहब, शाह मीना साहब। फिर मैं उनके मज़ार पर गया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशबुएं, बड़े लोग आ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वहां से कुछ इस तरह की चीजें मेरे अंदर धीरे धीरे, यहाँ तक जब मैं आया हूँ 10 साल की उम्र में, तो मैं ये समझता था कि मेरे अंदर कोई रूहानियत है। एक आध दुआ का सिलसिला भी ऐसा हुआ जो पूरी हो गई, जो मैंने मांगी और उसे नहीं होना था लेकिन पूरी हो गई। उसने मेरे इस ख्याल को, या जो भी आप कह सकते हैं, मुझे मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ, लेकिन वो पूरी हो गई। और मुख्तसर ये कि वो ख्याल ये था कि मेरा जो मोहम्मद अहमद भाई थे, वो अचानक बीमार हो गए, उनसे घर चल रहा था पूरा, वो बीमार हो गए और डॉक्टर ने कह दिया कि ये मैं आखिरी इंजेक्शन इनको लगा रहा हूँ,
अगर ये एक घंटे के अंदर इनको होश आ गया तो समझिए अगर जिंदगी है इनकी, वरना अल्लाह की मर्जी। चला गया। मैं वहां से उतरा और उतर के सामने शाही मस्जिद थी। मैं मीठा बाजार में, वहां का मीठा बाजार बहुत मशहूर मोहल्ला, और सामने थोड़ी दूर के फासले पर मस्जिद है शाही। मैं उसी हालत में सुनकर मस्जिद की तरफ चला गया। ये होंगे 12 बजे होंगे, खाली 11-12 बजे सुबह को। जाके वजू किया मैंने। वजू करके मैं सजदे में कुछ पढ़ा वड़ा नहीं, मुझे नहीं जानना। मैं सजदे में दुआ कर रहा हूँ कि मैं तो दुआ करता हूँ उनकी जिंदगी को बचा दे। ये मेरे इस वक्त घर के सबसे बड़े, इस तरह के और कोई चलाने वाला नहीं, तू जानता है, इसको बचा दे। वह ये सिर्फ व्यक्त करता है। बहुत देर हो गई, काफी 1 घंटा से कम हुआ। मैं उठा उसी हालत में। अब मैं वापस आ रहा, लोग जमा होना शुरू हो गए, जोहर का वक्त हो रहा था। मैं नमाज नहीं पढ़ी, वैसे मैं वापस अब घर की तरफ आया। देखता आ रहा हूँ दूर से कि क्या है सिचुएशन, क्या है, शोर है, हंगामा है, कोई कैसा बच्चा है, सन्नाटा। यकीन नहीं आता था कुछ भी। फिर मैं धीरे धीरे आ गया, घर के आया, नीचे खड़ा हुआ, 2nd फ्लोर पे था। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ा, उठ गया, सब आराम, क्या हो गया, होश, भैया को होश आ गया, होश आ। ये एक ऐसा वाकया है कि जिसने मेरी उस रूहानियत को बाएतमाद किया मेरे अंदर। अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ, ये अल्लाह की मर्जी है, उसने किया है नहीं किया, लेकिन इसने रूहानियत को मैंने, तो मैं इसके बाद ये समझने लगा कि कोई भी लड़की, कोई भी औरत या कोई भी ऐसी चीज, बुरी चीज मैं छूऊंगा या मुझे छुएगी तो मेरे अंदर से ये जो मेरे अंदर एक कुव्वत पैदा हो रही है, हो गई है, यकीन किसी, ये निकल जाए, ये मेरा एतमाद बढ़ता चला गया। तो मैं इस तरह की चीजों से जाहिर है भागने लगा। और बिल्कुल मैंने फैसला किया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। वहीं पर मैंने फैसला किया था, लाहौर में। लेकिन कराची आकर फिर मैंने आपको बताया कि सूरत हाल जो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई, तो वहाँ मजबूरी की सूरत थी वहाँ से। तो ये रूहानियत मेरी। इसके साथ एक बात और आपको बताऊं जो बड़ी जुड़ी हुई है कि जब भी मैंने ख्वाब देखा, और अब तक कभी कभी बताता हूँ, अब तक जवानी में तो, उस जमाने में तो बहुत, जब भी मैं ख्वाब देखता था तो ये देखता था कि ये सितारे और चांद जो है ये मेरे साथ हैं और मैं इनके दरमियान उड़ रहा हूँ। यानी जिस रात को भी मैंने ख्वाब देखा, यही देखा कि मैं इन सितारों के दरमियान हूँ, चांद चमक रहा है, यहाँ से गुजर रहा हूँ। फिर ये ख्वाब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे बाजुओं की ताकत कम होती है, यानी रूहानियत मेरी कम हो रही थी जैसे। तो ये मैं बजाय बुलंदी के उड़ने के फजा में उड़ने लगा। फिर फजा से एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं जब देखता तो मैं देखता कि मैं समंदरों पर उड़ रहा हूँ, खाली बस समंदर है यहाँ से वहां तक, मैं उड़ते चला गया। ये मेरे आखिरी ख्वाब है जो उस सिलसिले के ख्वाब है समंदर। तो ये मेरी कुल रूहानियत है। बाकी और मैं ऐसी चीजों पर कोई यकीन नहीं रखता, भूत प्रेत जिन, ये मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि मैं बचपन से इनकी तलाश में हूँ कि कोई जिन मुझे मिले और मैं उससे बात करूं और मैं उससे कुछ कह सकूं। मैं तलाश में भूतों के गड्डियों में गया, जहाँ हिंदुओं के भूत के परी जमा होते थे, वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। लखनऊ में बचपन से मैं भूत की तलाश में था, ये भी एक बड़ी कहानी है मेरे अंदर, मगर मुझे कोई नहीं मिला। आज तक कोई चीज ऐसी मुझे दिखाई नहीं दी जिससे मैं खौफ खाऊं, डर। एक वाकया है खौफ का, वो मीरपुर खास का है, नौकरी के बाद का, वो मैंने कहानी के तौर पर लिखा हुआ है, वो मौजूद है। बस एक दफा डरा हूं, रात तो सोते वक्त अकेला था मीरपुर खास के कॉलेज में। जब डरा हूं, जब मुझे मालूम हुआ कि परिंदे जो हैं काले और सफेद,
मेरे गिर्द जमा है और मैं छत पे सो रहा हूँ अकेला, और काले और परिंदे सफेद परिंदे लड़ रहे हैं, और काले परिंदे ये चाहते हैं कि मुझे नोच के खा जाए, और सफेद मुझसे लड़ के जख्मी हो। और उतनी देर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो पीछे आवाजें थी, कोई था नहीं, आवाजें थी। मैं डर के मारे भागा और अपने कमरे में, जो सेमिनार का कमरा मुझे दिया गया था, मेरे खास में मेरी पोस्टिंग हुई थी पहले कॉलेज में जो वो, तो वहां कुछ नहीं था, लाइट चल रही थी मेरे कमरे की। मैंने चुराई से पानी उंडेला तो सारा पानी उंडेल दिया, मगर गिलास नहीं भरा। ये भी मुझे याद है, जो गिलास उठाता हूँ गिलास खाली, पानी कहाँ गया मुझे कुछ होश नहीं। फिर पता चला कि वो पानी तो सारा जमीन में गिर गया था, वो जो मैं उंडेल रहा था वो गिलास में था ही नहीं पानी, तो गिलास में जाता कहाँ से, मैंने देखा बाद में। तो वो बात करके मैं जागता रहा सारी रात, मगर दोबारा फिर वहीं आया उसी जगह पर, आके देखा कुछ नहीं था, सन्नाटा था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रात की हमारे सिंध की, आपको मालूम है। मैं फिर सोया मगर अपने जाके कमरे में। ये एक वाक्य उसको बस, और कोई वाक्य खौफ का इस तरह का मैंने उसमें ख्वाहिशें बहुत सारी थी, सब हो गई। और मेरा ख्याल है कि मुझे, मैं इस काबिल नहीं था, मुझे अल्लाह ने कैसे नवाज दिया, मुझसे इतने मुश्किल काम करवाए जो आसान मुझे नहीं लगते, और दूसरों के लिए भी नहीं, खुद मेरे लिए भी मुझे मुश्किल लगते हैं। और सब कुछ वो करा दिया जो मेरे जहन में आया, जो मैं सोचता रहा करता रहा, सब होता चला गया। कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश मेरे अंदर पहले भी कभी नहीं थी, और अब भी इसलिए नहीं है कि जो कुछ मैंने काम किया ये तो अपने मिजाज और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया, ठीक है। लेकिन मुझे काफी बाहर से, देखिए जितने इदारे हैं कराची के, सब ने मुझे इतराफ कमाल और खिदमत की पजीराई में इनामात दिए, शील्ड दिए, पैसे दिए, लाखों रुपए मुझे इन सब हर इदारा दे चुका। हिंदुस्तान गया, लखनऊ जाने की ख्वाहिश रह गई, बुलाया गया मुझे, बरेली मुशायरा था, अभी 2 साल पहले की बात है। गया बरेली, दिल्ली गया, बरेली गया, मुशायरा पढ़ा वहां मैं, मगर वहां मुझे ये हो गया, बस वहां की बस जो थी जिससे हम दिल्ली से बरेली पहुंचे थे, वो बहुत ठंडी थी, एयर कंडीशन बस थी, बहुत ठंडी थी, और मैं उस ठंडक में जाके बैठ गया तो मेरा सीना बिल्कुल जकड़ गया और मेरी आवाज बंद हो गई। तो वहां से ख्याल ये था कि मुशायरा पढ़कर बरेली से मैं अलीगढ़ जाऊंगा और लखनऊ जाऊंगा, दोनों मेरे प्रोग्राम में थे। लेकिन मेरे साथ एक लड़का था यहाँ का, उसने जब देखा तो उसने कहा कि नहीं गाजी भाई, अब आप घर चले, आपकी तबीयत खुदा ज्यादा खराब हो गई तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हम वापस आ गए, लखनऊ नहीं जा सके। हर साल हम कोशिश सोचते हैं कि मेरे जो छोटे भाई हैं वो जाते रहते हैं, हर साल उनसे वादा होता है कि मैं चलूंगा, लेकिन जब भी वो एक दफे वीजा भी उन्होंने ले लिया, मगर मुझे यहाँ आना पड़ गया, वो ग्रीन कार्ड के मसले के वो वीजा हो जाया हुआ। अब की भी मैं कह के आया हूँ कि मैं अक्टूबर में इंशाल्लाह लखनऊ। तो एक दफे ख्वाहिश तो है मेरी कि मैं उन्हीं कंट्राक्ट को, जो भी वो कहते हैं उसी तरह है लखनऊ, जिस मोहल्ले में आप थे उसमें वो नया जो लखनऊ बना है वो दूसरा है, तो मैं उसी को मैं चाहता हूँ एक दफा मैं उसको देख लूँ। ये मेरी ख्वाहिश अभी है बस, और कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। हाँ, समस्त में आने वालों के बारे में सारे जाने वाले कहते रहते हैं कुछ न कुछ, ये भी एक रस्म है, ये भी एक रस्म है, लेकिन क्या कहें, कहने के लिए कुछ ज्यादा मेरे पास है नहीं आने वालों के लिए, क्योंकि जो लोग आ गए हैं और आ रहे हैं मैं उनको देखता हूँ, उन पर गौर करता हूँ, तो मुझे 2 चीजें बड़ी कम लगती हैं उनके।
एक तो उनका इंसानी अक़दार से और इंसान से ताल्लुक कटा हुआ है, बुनियादी चीज। दूसरी चीज ये है कि फन को जिस तरह अजमत के साथ, अहमियत के साथ उन्हें सीखना चाहिए, उस तरह उससे सीखना नहीं चाहते। और जब ये दो चीजें नहीं होती है तो तीसरी चीज जिसे कहते हैं कि अहमियत बढ़ती है तहरीर की और आदमी की, मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से ये लोग किसी अहमियत तक पहुंच सकेंगे। इनको अपने आप को बदलना होगा, और जब तक ये उस बुनियादी उसूलों को नहीं मानेंगे जो इब्तिदा से हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कोई ये सब जानने वाले बहुत सारे मेरे गिर्द जमा हो गए हैं लड़के। मैं वही बात देखता हूँ कि एक अधूरापन है, एक अकेलापन है, जैसे कोई बस चीखे चला जा रहा है बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी ताल्लुक के, कुछ बोले चला जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अदब जो है या शायरी जो है, ये सिर्फ चीखने का नाम नहीं है, ये ताल्लुक के साथ चीखने का नाम है, दुख के साथ चीखने का नाम है, खुशी के साथ काका लगाने का नाम है। अगर वो चीज अंदर नहीं है आपके, तो आपके लफ्ज जो है वो बेरू है, वो पत्थर के संग्रह से है, इस तरह का कुछ।